अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे सिंध का स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ था 2023 के लिए। तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में चली गई। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर और पिछली सारी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी, हमने इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था। जस्ट ये नहीं है कि मैंने पेपर उठा लिया और आपको मैं बताता आया हूँ आंसर उसके, नहीं, हमने एक MCQ से आगे 3-4 क्वेश्चंस निकाले हैं। आप जानते हैं कि चीज़ों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करता हूँ, पेपर आप लोगों के पास भी होता है यार, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें जो हैं, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को चीज़ को एक फनल अप्रोच के थ्रू ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को कराया जाए। सो हम इसके 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आए आज हम आगे चलते हैं और तैयार हो जाएं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे चीज़ आती है कि कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तो ये आई कि पास कब हुई, 12 मार्च 1949, और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के इंट्रोडक्शन में यानी प्रीमेबल के तौर पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया था दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं तो 1973 का जो आर्टिकल 2 है उसके अंदर भी यही कहा गया है कि इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। और आर्टिकल 2A क्या कहता है? आर्टिकल 2A है अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सारे आर्टिकल्स मैंने बता दिए, कब आई, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन रही है, डिटेल में चीज़ों को कवर किया करें। अगली चीज़ जो है वो ये है कि 32 नंबर पे कि चौधरी मोहम्मद अली 4th PM थे हमारे, और इन्होंने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें दिया था, और इन्होंने सॉल्व किया था ईस्ट और वेस्ट के प्रॉब्लम को भी। इनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। 33 नंबर पे हमारे पास आता है कि इंडियन गॉट पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन 1990। ऐसा कौन सा इंडियन है जिसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया 1990 में? तो वो है हमारे पास जी, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 1977 से 79। फिर कहते हैं कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था निशान हैदर का? तो ये 1948 की वॉर के अंदर शहीद हो रहे हैं राजा मोहम्मद सरवर, जो हमारी कश्मीर के पॉइंट पे हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ठीक है। फिर प्लेस कॉल्ड रेड एप्पल, ऐसी कौन सी प्लेस है जिसको रेड एप्पल भी आप लोग कहते हैं? तो वो है जी कुस्तुनतुनिया। ठीक है। और सन रीचेज इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, सन जो है वो इक्वेटर से दूर चला जाता है तो इसे सोल्स्टाइस कहते हैं। और अर्थ का जो टिल्ट है, देखें ज़मीन जो है वो बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है, ज़मीन में टिल्ट है, तो अर्थ का टिल्ट कितना है ये PPSC में आया भी था, 23.5 डिग्री अर्थ को टिल्ट है। ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं तो दो टर्म्स जो हैं, अभी एक बात आ गई है सोल्स्टाइस की, तो हम इक्विनॉक्स भी पढ़ते जाएं। पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि सोल्स्टाइस हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दिन बड़े होते हैं लेकिन नाइट्स छोटी होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये आता है 21 जून। और इक्विनॉक्स जो है हमारे पास, जिसमें नाइट्स बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, वो हमारे पास होता है जी ये हमारे पास मार्च आ जाता है, सितंबर आ जाता है, 22 सितंबर या 21 मार्च। ठीक है। इक्विनॉक्स टर्म से क्या मुराद है? इक्विनॉक्स से मुराद है इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, एक टर्म है ART। ART स्टैंड्स फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। ठीक है। तो किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है? ये एड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, और एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है। और एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद हमें कहता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? जिन लोगों ने जियोग्राफी पढ़ी है तो उसको पता होगा, तो ये अल्फ्रेड ने दी थी, वैगनर ने 1915 में, और ये जर्मन था। ठीक है। फिर कहता है कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑफ पोल इज़ इक्वल टू, ये 111 किलोमीटर के बराबर होता है,
1 डिग्री अगर हम लैटिट्यूड को देखें तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर बात यहाँ पे आ जाती है, उन्होंने एक चीज़ पूछी है कि विच कंट्री इन अफ्रीका वाज फॉर्मली नोन एज साउथ रोडेशिया। साउथ रोडेशिया कौन है? वो है जी जिम्बाब्वे। जब साउथ रोडेशिया कर रहे हो तो नॉर्थ रोडेशिया भी कर लेना सर, तो नॉर्थ रोडेशिया जो है हम ज़ैम्बिया को बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चले जाएं तो हमारे पास कहता है कि बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के साथ किसका बॉर्डर लगता है। अब देखें ना, जो लोग नुस्खे बनाते हैं या ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं या टिप्स कहीं कहीं काम करते हैं, हर जगह काम नहीं करते। तो अब ये मेडिटेरेनियन सी के साथ किसका बॉर्डर लगता है, ज़रा मैं आप लोगों को मैप पे लेके चलता हूँ, मैप पे इस चीज़ को देखें जी। तो अगर आप लोग देख सकें तो ये है जी मेडिटेरेनियन सी, ये ओके। मेडिटेरेनियन सी के साथ तुनिसिया का बॉर्डर भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन के साथ अल्जायर्स का बॉर्डर भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन के साथ स्पेन का बॉर्डर भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन के साथ फ्रांस का बॉर्डर भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन के साथ इटली भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन के साथ सर ग्रीस का बॉर्डर भी लग रहा है, ठीक है। और मेडिटेरेनियन जो है हमारे पास सी, ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके साथ ये आयनियन सी है और इटली के बिल्कुल ये यहाँ पे बोस्निया के नीचे, और सॉरी ये खड़ा है हमारे पास कैरोशिया, ठीक है। कैरोशिया के बिल्कुल नीचे हमारे पास एड्रियाटिक सी है। इसका मैप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो यार ये देखें, चीज़ों को ना अच्छे से कवर किया करें, देखा करें। वर्ल्ड मैप को डेली 30 मिनट्स देना मस्ट है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया वो ये आया, कहता है कौन सा शायर है सिंध का जिसे शायर हफ्ते ज़बां भी कहते हैं। हफ्ते ज़बां का मतलब है कि 7 ज़बानों वाला शायर है, ये सिंध से है, सचल सरमस्त। और अब सचल सरमस्त की बात आ गई तो सर अच्छी से कर लेना उसको। इसका असल नाम था जी अब्दुल वहाब, ठीक है। और सचल सरमस्त का जो मज़ार है वो खैरपुर के अंदर है। उसके बाद बात यहाँ पे आती है कि ऑटोमन एम्पर कौन सा था जिसने कंकर किया कुस्तुनतुनिया को, तो वो सुल्तान महमद थे टू, जिन्होंने बाज़ंतीनी एम्पायर को डिफीट किया था 1453 के अंदर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान यूएस डिफेंस पैक्ट, ये 1954 के अंदर हुआ था, जब ये प्राइम मिनिस्टर हमारा मोहम्मद अली बोगरा था, जहाँ सीटो सेंटो हमने जाके ज्वाइन किया था। फिर बात आती है ब्रिक्स मेंबर्स। ब्रिक्स के जो अभी करंट जो मेंबर्स हैं हमारे पास वो हैं 10, ठीक है। और ब्रिक्स का जो हमारे पास ब्रिक्स हर चीज़ का पता होता है कि जी ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबर्स कितने हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता होगा कि ब्रिक्स का आइडिया किसने दिया था, ठीक है। तो आइडिया ऑफ ब्रिक्स वाज गिवन बाय जीमो नाइल, इसने आइडिया दिया था, ठीक है। और ब्रिक्स को 2009 के अंदर बनाया गया था, फिर साउथ अफ्रीका ने आके ज्वाइन किया था। सो BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अभी 5 स्टेट्स ने इसको आके 1 जनवरी से 2024 से इसको ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स के अभी करंटली 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यूरोपियन यूनियन से जब यूके निकला 2020 में, कब एग्जिट किया? 2020 में, पहली बात। दूसरा, यूरोपियन यूनियन से जब यूके निकला, असल में यूके का इशू क्या था? यूके की आवाम का ये कहना था कि जी जब से हम यूरोपियन यूनियन के अंदर गए हैं हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। फिर अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो यूके के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यूके की आवाम का ये कहना है, अभी मैं आपको रिसेंट बताऊं, जो करंट अफेयर के लिए ये चिट्स हम बनाते हैं और करंट अफेयर के ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, तो 3 टीनेजर्स को भी उन्होंने मार दिया है और डॉक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहले स्ट्राइक हुआ है। और उसके बाद राइट जो विंग है उनका वो भी एक्सट्रीमिज़म पे आ गए हैं बहुत ज़्यादा। फिर मास्क पे अटैक हुआ है, मुसलमानों पे अटैक हुआ है, और असाइलम सीकर पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, जो यहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं और यूके के अंदर पैसा कमाने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो अभी जो कीयर स्टारमर हैं ये अभी आए हैं, ऋषि सुनाक को उन्होंने रिप्लेस किया था, प्राइम मिनिस्टर करंट उसका नाम आना चाहिए आपको। रीज़न ये है कि यूके की आवाम कहती है कि जब से हमने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया तो हमारी इकोनॉमिक जो है ना डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। इकोनॉमिक डिक्लाइन हमारा स्टार्ट हुआ है, उन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया, इसे हम नाम देते हैं ब्रेक्जिट का, ठीक है जी। फिर एंटी इमिग्रेंट्स उनकी सेंटीमेंट्स भी हैं, वो एंटी इमिग्रेंट्स जो हैं, अच्छा ये आपका पेयर ऑफ वर्ड्स भी आता है, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो इमिग्रेंट सेंटीमेंट्स उनके हैं ड्यू टू इकोनॉमिक डिक्लाइन। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब एक बल जाता है पॉपुलेशन का हमारे अंदर, तो होता यूँ है जिस तरह पाकिस्तान ने कहा था कि जी अभी पाकिस्तान ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी कि अफगानिस्तान की आवाम को यहाँ से निकाल दो। तो इशू ये आता है, वो कहते हैं कि हम पे ना इकोनॉमिक बर्डन आता है, ठीक है।
और मल्टीपल रिजीम चेंजेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, वहाँ पे इस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यूके के अंदर ये मसला है। अगली चीज़ अगर हम करें तो यूके ने एग्ज़िट किया यूरोपियन यूनियन से 2020 में। फिर बात आती है क्वाड की। क्वाड जो है ये जापान है, यूएस है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये 2007 में बनाया गया, चाइना को कंटेन करने के लिए ये यूएस ने बनाया था। फिर यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने पूछा है कि सेंट्रल एशियन की कौन सी ऐसी स्टेट है जो तमाम दूसरी सेंट्रल एशियन कार्स के साथ, यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो मैं आपको मैप पे जाके दिखाता हूँ कि उज़्बेकिस्तान ही वो कंट्री है जो तमाम कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो ये हमारा उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान जो है, आप देखें, कज़ाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। उज़्बेकिस्तान जो है ये ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उज़्बेकिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उज़्बेकिस्तान सारी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, कज़ाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। ठीक, और फिर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर एक स्टेट नहीं आती, जिसे गिना तो जाता है लेकिन असल में नहीं है, तो वो सर अज़रबैजान है। वो सेंट्रल एशिया से हट के कॉक्सस में आ जाती है, वो इधर यूरोपियन साइड पे आ जाती है। तो अज़रबैजान ये रहा, और अज़रबैजान जो का शुमार जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर नहीं होता। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उसने दिया है, और एक ही क्वेश्चन नहीं, उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कहता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है असम्बली में कब पेश किया गया? 9 जनवरी 1956 को। पास कब हुआ असम्बली से? 29 फ़रवरी 1956 को। गवर्नर जनरल ने कब अप्रूव किया? 2 मार्च 1956 को। इम्प्लीमेंट कब किया गया? 23 मार्च 1956 को। और फिर कहता है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कितना लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका रैंक क्या है? तो दुनिया का 7वां बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा, ये आपने बताना है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व असम्बली, प्रेसिडेंट असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। ये कहाँ पे लिखा है? ये जी 8वीं अमेंडमेंट हमारी हुई थी, ज़िया साहब ने कराई थी, और ज़िया ने 58(2)B अमेंडमेंट करके ख़ुद को एम्पावर करके 1985 के अंदर जुनेजो साहब को घर भेजा था इसने। फिर कहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड नहीं है, 14th अमेंडमेंट है ये। फिर उसके बाद हमारी बात आती है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए। हाँ यार, एपीएस का जब अटैक हुआ था ना 16 दिसंबर 2015 को, तो एपीएस का जब अटैक हो रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, तो 21st अमेंडमेंट लाई गई, मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इसको टैकल करने के लिए उन्होंने 21st अमेंडमेंट दी। और यहाँ पे 23rd अमेंडमेंट की बात अगर कल को आ जाए तो 23rd अमेंडमेंट भी यही थी। इसमें भी यही कहा गया था कि हम मज़ीद 2 साल के लिए 2017 से 2019, ये देखें 2017 से 2019 हम मज़ीद कोर्ट्स को एक्सटेंड करेंगे और हम ये काम करेंगे। लेकिन क्या खाक टैकल किए इन्होंने एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को, तो बस की बात नहीं है। ठीक है, सो अगली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि OIC, अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। किस किस्म का कोऑपरेशन सर? नथिंग, कोई कोऑपरेशन नहीं है, गपे शपे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। फाउंडेड 25 सितंबर 1969 को रबात में बनी। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस भी 22 से 25 सितंबर को ही हो रही है। सारी कंट्रीज़ 1969 को मिल रहे हैं, और फिर आके जब मिले कंट्रीज़ 22 से 25 को, तो 25 सितंबर को ही इन्होंने OIC बना दी, और जिद्दा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सऊदी अरेबिया के अंदर, और 57 इसके कंट्रीज़ हैं, लेकिन कोई हाल नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर, अच्छा, फर्स्ट मीटिंग के अंदर कितने कंट्रीज़ थे? 24 कंट्रीज़ थे। बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, फिर रबात कैपिटल किसका है? रबात की बात आई है तो रबात जो है वो कैपिटल है मोरक्को का। ठीक है जी, 1992 के अंदर ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स इंक्रीज़ हुए, 3 से 10 हो गए। कब? 1992 में, यानी 1992 में। ECO का जी स्टांस लिया था, सबसे पहले इनिशिएट किया था 3 स्टेट्स ने, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने किया था, और 1985 में इसको बनाया गया था। 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, एक अफगानिस्तान था, एक अज़रबैजान था। देखा, अज़रबैजान सेंट्रल एशियन के अंदर नहीं आता। ठीक है, फिर डबल लैंड लॉर्ड कंट्रीज़ 2 हैं वर्ल्ड के अंदर, वो कौन सी हैं? उज़्बेकिस्तान और लीच है, ये हमारे पास यूरोप के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर कहता है द मून सरफेस इज़ कवर्ड विद लेयर ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल, जो है फाइन डस्ट है उसे हम रेगोलिथ कहते हैं। मून की सरफेस या प्लेनेट की सरफेस इसी रेगोलिथ से कवर्ड है। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ सन जो है उसे हम कोरोना कहते हैं। और उसके बाद जो है स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर जो स्टार्स हैं वो किसको डिनोट करते हैं जी? ये अरकान इस्लाम को ज़ाहिर करते हैं। लाइट और नॉलेज का ऑप्शन वहाँ पे था,
तो ये हो गया। फिर क्रीसेंट किसको ज़ाहिर करता है? ये जी प्रोग्रेस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब प्रोग्रेस हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन क्रीसेंट जो है वो प्रोग्रेस को ज़ाहिर करता है। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हु वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ इनागोरेटेड सेशन ऑफ असम्बली पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला इनाग्रल सेशन जो हो रहा है असम्बली का, पहला उसका चेयरमैन कौन बना? तो ये जोगिंदर नाथ मंडल था, और हमने इसको भी नहीं छोड़ा। फिर 1950 में ये जो है ना इंडिया चला गया वापस, ठीक है। तो इसने बड़ा काम किया था पाकिस्तान के लिए, तो जोगिंदर नाथ मंडल था। यार ये सारी चीज़ें थी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, सारी आप लोगों को बता दी। तो स्क्रीनिंग ये डन हुआ सिंध का, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैंने इसको डिस्कस किया। आपको नोट्स, आपको पेपर मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लें। थैंक यू।